हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी शेष श्रेणियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्लास छोटी हो सकती है, बट आप लोग के लिए रामबाण साबित होगी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से अन्य क्लास भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर हमारा है उससे अधिक समय लगता है? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक स्वर। तो जो प्लुत स्वर है हमारा, वो उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जो हमारा मूल स्वर होता है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होता है उसमें 2 मात्रा। जो प्लुत स्वर होता है उसमें 3 गुना इन दोनों से अधिक समय लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही घुमा फिरा कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड, स्वनिम, अक्षर, स्वर। तो स्वनिम कहलाती है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो स्वनिम कहलाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनियाँ हैं? तो अल्पप्राण और महाप्राण उच्चारण की दृष्टि से प्रयत्न के आधार पर 2 वर्ग में हमारे व्यंजन को विभाजित किया गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन चैनल पर कर चुके हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो जो हमारा महाप्राण होता है वो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो। और ये कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग, जो हमारा 5 वर्ग है कचट तप, उसमें जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है। और जो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है, श, 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 हा, तीनों सा और हा, ये जो श, श और हा, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन श, श, श और हा, ये हमारे जो वर्ड होते हैं वो महाप्राण होते हैं। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। और जो अल्पप्राण इसका अपोजिट होता है। तो अल्पप्राण जो होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, अल्प समय, अल्प मतलब थोड़ा होता है, कम समय लगता हो, वो अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होता है। और जो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, यारा लावा। ओरली हम बहुत क्लियर बोल रहे हैं, आप लोग डिटेल में नोट करते चलिए। तो ये था हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम चैनल पर किए हैं, तो आप लोग वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है इसमें। तो हमारा का के बाद का हमारा पहला वर्ड हो जाता है, खा हमारा क्या दूसरा वर्ड हो जाता है, च के बाद छ हमारा दूसरा होता है, ट के बाद ठ हमारा दूसरा होता है। तो इसमें ख, छ, ठ राइट आंसर होगा। वर्णमाला में कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग होता है? तो हमारा स्त्रीलिंग क्या है? व, श, ध, ज, अ, प, इ। हमारा छोटी बड़ी अक्षर होता है वो हमारा स्त्रीलिंग है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे घुमा फिरा करके या उसी बेस पे उसी के सराउंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है 33, 22, 25, 18। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं तो इसके 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। क, च, ट, त और प। अब इसके हर वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। तो हमारे 25 वर्ड हो गए। तो यानी कि टोटल हमारे कितने हो गए? 25 व्यंजन हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होता है। इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में यानी प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग का 5 अक्षर 25 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। हिंदी भाषा में हिरिस स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो हमारे हिरिस स्वर हैं उनकी संख्या 13, 7, 4, 18। तो जो हमारे हिरिस स्वर है, सबसे पहले तो जान लेते हैं स्वरों के प्रकार में से ये एक है। यानी कि हमारे जो स्वर होते हैं वो 3 होते हैं, हिरिस और दीर्घ और
प्लुत, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं चैनल पर। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होता है उनकी संख्या 4 होती है। जो दीर्घ स्वर हमारे होते हैं वो 7 होते हैं। जो प्लुत स्वर हमारे होते हैं 1 होता है। ओम, जैसे ओम लिखते नहीं, ऐसे इनकी संख्या 1 होती है। और अगर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो इन्हीं को काउंट किया जाता है। तो इसीलिए हमारे टोटल जो स्वर होते हैं वो 11 हो जाते हैं। जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है उसमें 1 गुना मात्रा लगता है उसके उच्चारण में। जो दीर्घ स्वर होता है उसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। और जो हमारा प्लुत स्वर होता है उसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे ओम लिखा रहता है तो उसको थोड़ा खींच के बोलना होता है। जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है आयुर होता है। आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आयुर जिसे पढ़ेंगे आप लोग साथ में एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंठ तालव्य ध्वनि कौन सा है? तो इसमें देखना कि जो कंठ तालव्य यानी कि उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए त, श, र, म, आ, ये आए। तो जो हमारा कंठ तालव्य ध्वनि होता है इसका हम प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है जो हम चैनल पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। हमारा ये आय होता है, ये कंठ तालु ध्वनि यानी कि जो ए आय होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ और ताल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या की बात की जाए तो हमारा 54, 28, 25, 11। तो हमारे जो कुल स्वर होते हैं अभी हम आपको इसके पहले बता चुके हैं। ह्रस्व स्वर 4 और जो हमारा दीर्घ स्वर 7 होता है, उसी को मिला करके हमारे कुल स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। लेकिन अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में कुल 9 स्वर माने गए हैं। तो हमारे 11 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीढ़, ए, आए, वो, औ। तो ये हमारे कुल 11 स्वर है हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो जो हमारा उच्चारण स्थान तालु से होने वाले वर्ड हैं वो ई, च, र, म, आ, ए, आए। तो जो हमारे उच्चारण स्थान अगर तालु से बात की जाए तो हमारा इचु, यशा, नाम, तालु यानी कि छोटी ई और च वर्ग के प्रत्येक छोटी, बड़ी ई, च वर्ग के यानी कि च, छ, ज, झ, इया, ये हमारे जो वर्ड होते हैं इनका उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है। च वर्ग के प्रत्येक वर्ग, छोटी, बड़ी और य और श यानी कि जो तालव्य श होता है, वैसे उसको तालव्य श इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालव्य से होता है यानी तालु से होता है। तो हमारा जो छोटी, बड़ी और च वर्ग और ये हमारा जो श होता है इसका उच्चारण स्थान और या इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इतना अच्छे से एक्सप्लेन हम करवाते हैं, तो इस मेहनत के लिए आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से लुंठित ध्वनि है। तो जो लुंठित ध्वनि की बात की जाए ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, पार्श्विक और लुंठित वर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो म, त, र, ला। तो हमारा जो लुंठित, सबसे पहले तो लुंठित का अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीभ का आगे से मुड़ना ही क्या होता है। और आप लोग जान लें कि उच्चारण स्थान का मतलब ही यही होता है कि मुंह के जिस भाग पे अधिक प्रेशर होता है, अधिक जोर दिया जाता है, तो वही भाग क्या कहलाता है, उस अक्षर या वर्ड का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो इसमें देखिए कि जो हमारा रा है वो लुंठित वर्ड है। इसको अगर उच्चारित करेंगे तो जीभ का आगे का भाग मुड़ना यानी कि रा बोलते हैं ना, तो जो हमारा जीभ का आगे का तालु से टच करके और ये थोड़ा सा घूम जाता है, बहुत हल्का सा महसूस करिए आप लोग। उच्चारण स्थान का मतलब ही यही होता है कि आप लोग उसको उच्चारित करें और देखें कि किस भाग पे, मुंह के किस भाग पे अधिक प्रेशर पड़ रहा है, कौन सा उसमें पार्ट काम कर रहा है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो जो लुंठित वर्ड हमारा होता है वो रा होता है। और जो ला हमारा क्या होता है, पार्श्विक वर्ड होता है। अब पार्श्विक वर्ड कैसे होता है, तो ये हमारा जो ला होता है ये क्या है, पार्श्विक वर्ड कहलाता है ये। तो पार्श्विक का अर्थ क्या होता है
कि जीभ के अगल बगल का जो भाग होता है वो मुड़ जाता है, जीभ के अगल बगल का भाग, इस पर प्रेशर पड़ता है। तो ला कहते हैं ना, तो दोनों जीभ के अगल बगल का जो भाग होता है वो हल्का सा मुड़ जाता है, इसीलिए इसे पार्श्विक वर्ड कहा जाता है ला को। इसमें लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं पार्श्विक और लुंठित में। उम्मीद करते हैं कि इसका एक्सप्लेन हम बहुत अच्छे से कर पाए होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से क्लियरली समझ भी पाए होंगे। तो आप लोग को मेरा मेहनत कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से फास्ट रिवीजन क्लास शानदार कंटेंट के साथ आप लोगों तक पहुंचता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।